राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम आरसी धीमान है और यह डिक्लेरेशन मैं भारत के सभी नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और उसी श्रृंखला में मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है, उम्मीद है कि पूर्व की भांति आज भी इस डिक्लेरेशन को पढ़कर समझकर अपने संज्ञान में आप लोगों ने ले लिया होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व एमएलसी, विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रजापति जी एवं अन्य साथीगण, क्योंकि स्लाइड लगाई नहीं जा सकी है तो इसलिए यह सुविधा है। जैसा कि भारत के संविधान के संदर्भ में मैं भारत के समस्त नागरिकों को यह इंफॉर्मेशन देने के लिए इस वेबिनार पे आया हूँ। जैसे कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, प्रांतीय स्तर के पदाधिकारीगण, क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारीगण, उपासक उपासिकाओं एवं देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यायपालिका के संबंध में इस वेबिनार में चर्चा आरंभ हुई है और न्यायपालिका का उद्देश्य है, भारत के संविधान का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को हासिल करना है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय किस किस कैटेगरी के भारत के नागरिकों को चाहिए वह लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना चाहता है संविधान। भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना चाहता है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यायपालिका को भी काम करना है और न्यायपालिका की जो स्थिति है और जो शक्तियां हैं वो स्पष्ट है भारत के संविधान भाग 5 में। तो इससे पूर्व हम लोग ने यह अध्ययन किया कि अनुच्छेद 124 में कि किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति इत्यादि के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस प्रकार से भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन हो रहा है और उसके बाद किस तरीके से कोलेजियम के माध्यम से भर्तियां आरंभ होना चालू हुई है न्यायाधीशों। इन 3 बिंदुओं पे कल हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग ने चर्चा की थी। तो इन द नेक्स्ट वीक I told you about the structure of the judiciary and appointment and removal of the judges, and today we will discuss their salary
pension, announcements, etc. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा, अब हम नियुक्त हुए न्यायाधीशों की वेतन इत्यादि के संबंध में जानेंगे। तो आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के संबंध में बताया गया। अनुच्छेद 125 में स्पष्ट किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन भुगतान किया जाएगा जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि जो जजेस होंगे उनकी जो सैलरी होगी, उनकी सैलरी का निर्धारण संसद के द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी के संबंध में भारत की जो पार्लियामेंट है वह विधि बना सके, यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया और विधि के अनुसार उनकी सैलरी तय होगी कि कितनी होगी। परंतु जब तक पार्लियामेंट इस संबंध में यानी न्यायाधीशों का वेतन आदि के संबंध में कोई विधि नहीं बनाती है, तब तक उनका वेतन भत्ते इत्यादि जो भी है वह भारत के संविधान के अंदर जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार पेमेंट उन्हें मिलता है। यानी कि जो फर्स्ट मोड है न्यायाधीशों का वह पार्लियामेंट के अंदर सेकंड जो शेड्यूल है उस सेकंड शेड्यूल के अनुसार जो है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे। और यह न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तब तक मिलते रहेंगे जब तक कि वे लोगों के संबंध में न्यायालय वो पार्लियामेंट में कोई कानून ना बनाया जाए। तो ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। Those person for the those person for who are unable to understand Hindi language, I want to tell them Article 1 to 5 salaries etc. of judges. What will be the salary of the judges? It is defined in the Article 1 to 5. Article 1 to 5 tells us there shall be paid to the judges of the Supreme Court such salaries as may be
determined by Parliament by law and until provision that behalf is second schedule of Indian Constitution. First point. But this article is giving power to the Parliament to make the law for the salaries of the judges, and when Parliament will make the law for the judges of their salary, then salary will be according to law of the Parliament. So it is clear. अब यहाँ पर जो बात बताई गई है कि न्यायाधीशों की सैलरी सेकेंड शेड्यूल जो संविधान में है उसके अनुसार होगी, और तब तक होगी जब तक कि जो है पार्लियामेंट अपना कोई न्यायाधीशों की सैलरी के संबंध में कानून नहीं बना। जब वहाँ न्यायाधीशों के संबंध में कानून बना लेगा तो फिर उस कानून के अनुसार न्यायाधीशों की सैलरी होगी। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट है 125(2) में प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों और अनुपस्थिति की छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो समय समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं, और जब तक ऐसा निर्धारित नहीं किया जाता ऐसे विशेषाधिकारों के लिए दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट भत्ते अधिकार बशर्ते न कि तो विशेषाधिकार और न ही न्यायाधीश के भत्ते न अनुपस्थिति की छुट्टी या पेंशन संबंधी अधिकारों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके नुकसान के लिए परिवर्तित किया जाएगा। ये जो आर्टिकल 125 है यही वो आर्टिकल है जो न्यायाधीश को स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में परिवर्तित करता है। कैसे परिवर्तित करता है? भारत का संविधान यह परिकल्पना करता है कि भारत की जुडिशरी एक स्वतंत्र जुडिशरी हो जिसके ऊपर न ही कार्यपालिका का दबाव हो और न ही विधायिका का दबाव हो। कार्यपालिका का दबाव जिस प्रकृति से होता है उससे भी यह मुक्त रहे, और विधायिका का भी दबाव जिस प्रकृति से होता है उससे भी मुक्त रहे। तो सबसे बड़ा दबाव यही होता है कि काम करते समय जो कर्मचारी होते हैं उनकी
नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति को काम करने के लिए, ईमानदारी से पैमानों से लड़ने के लिए उसकी सर्विस की सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी सैलरी की भी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके भत्ते की भी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी पेंशन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। यानी कि आर्थिक सुरक्षा अगर कर दी जाए किसी व्यक्ति की, तो वह व्यक्ति ईमानदारी से अगर काम करना चाहता है तो पैमानों के विरुद्ध ईमानदारी से वह काम कर सकता है। यह एक सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कि भारत की जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 125 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों के जो भत्ते हैं और उनकी अनुपस्थिति इन लीव और जो पेंशन है, भाई एक तो सैलरी हो गई, दूसरा भत्ते हो गए, तीसरा जो छुट्टी की एप्लीकेशन लगती है पेंशन हो गई। इन चीजों का जो अधिकार है न्यायाधीशों के पास, वह अधिकार उनको सेकंड शेड्यूल यानी द्वितीय अनुसूची के माध्यम से मिलता रहेगा। तृतीय अनुसूची के माध्यम से मिलता रहेगा, परंतु पार्लियामेंट यदि पार्लियामेंट चाहे तो उनके भत्तों, उनकी अनुपस्थिति की छुट्टी और पेंशन के संबंध में कानून बना सकती है। आर्टिकल 125(1) में भी यही बात कही गई थी और 125(2) में भी यही बात कही गई है। 125(1) में ये बात कही गई थी कि न्यायाधीशों के वेतन भारत के संविधान के अंदर जो तृतीय अनुसूची है उस अनुसूची के अनुसार उन्हें प्रदान किया जाएगा जो उसमें वर्णित है। परंतु पार्लियामेंट यदि चाहे तो उनके वेतन के संदर्भ में विधियां बना सकती है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के या न्यायाधीशों के संबंध में दिया गया। अब ये बात तो बताई गई अनुच्छेद 125 में और यही बात अनुच्छेद 125(2) में बताई गई कि न्यायाधीशों के जो विशेषाधिकार हैं और भत्ते हैं, जो उनकी अनुपस्थिति की छुट्टियां हैं और जो पेंशन है, इन चारों बिंदुओं पर जो अगर जब तक कि पार्लियामेंट कानून नहीं बना देता है तब तक इन चारों बिंदुओं का निर्धारण, इन चारों राइट्स का निर्धारण जो है न्यायाधीशों के सेकंड शेड्यूल के अनुसार होगा। ये भी वही बात हुई जैसे 125 में कहा गया एक में, ऐसे यहाँ पर कहा गया। लेकिन यहाँ पर 125(2) में एक महत्वपूर्ण बात ऐड करी गई है जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करती है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे प्रदान करती है कि जो विधायिका है, संसद है, वह उनके विशेषाधिकार, उनके भत्तों, उनकी अनुपस्थिति और पेंशन आदि के संबंध में जो अधिकार, जो हक उन्हें प्रदान किए गए हैं, उनके संबंध में समय समय पर कानून तो बना सकती है, निर्धारित कर सकती है उनकी इन चीजों को, परंतु निगेटिव वे में नहीं कर सकती है। यहाँ पर यही रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि वह पॉजिटिव करेगी, पॉजिटिव से आशय उसमें वृद्धि करेगी, उसको कम नहीं करेगी, उसमें नुकसान नहीं करेगी।
कैसे ये पता चला कि विधायिका, कोई भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई मैं जो है विधायिका पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, सद्भावना पूर्वक जो है माननीय लेजिस्लेटिव जो है हमारे देश की संसद है या अन्य है, उनके संबंध में बता रहा हूँ कि यदि विधायिका के मन के हिसाब से माननीय न्यायालय द्वारा डिसीजन नहीं किया गया, डिसीजन was made on the fact and issue according to law, और विधायिका ये चाहती कि हमारे हिसाब से निर्णय करो, द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, डिसीजन दो, और न्यायपालिका डिसीजन नहीं देती है तो क्या ठीक है, नहीं दिया, अब हम देखते हैं, चलो भाई सब लोग मिलकर हम लोग कानून बनाते हैं और ये न्यायाधीशों की सैलरी बहुत ज्यादा है, इनको कम किया जाए, बहुत ज्यादा देश घाटे में चल रहा है, बहुत सारी जो है आवश्यकताएं हैं, खर्चे कम किए जाएं, तो खर्चों को कम करने के लिए ये जुडिशरी से ही पैसा काटना चालू करो, भत्ते कम करो, पेंशन कम करो, सैलरी कम करो। अब जब ये सब कम होने लगेगा तो फिर न्यायाधीश सोचेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, अब तो हमें निर्णय सरकार को में देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वह आर्थिक हानि होने के कारण वह डिपेंडेंट जुडिशरी हो जाती है, और यह आर्टिकल 125 जुडिशरी को एक ताकत देता है कि आपका विशेषाधिकार सुरक्षित है, आपके भत्ते सुरक्षित हैं, आपकी छुट्टी सुरक्षित है, आपकी पेंशन सुरक्षित है, संसद जब भी कानून बनाएगी तो बढ़ाएगी ही, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस तरीके से न्यायपालिका को, न्यायाधीशों को आर्थिक सुरक्षा यानी कि इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन दिया गया, और उसकी वजह से वह बिना आर्थिक भय के, बिना किसी भय के आराम से निर्णय कर सकते हैं। तो यह है आर्टिकल पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को एक सीमा के अंदर रखता है कि आप न्यायाधीशों के भत्ते, उनके विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन के संबंध में विधि बनाइए, परंतु नुकसानदायक नहीं बनाइए, नुकसान के लिए परिवर्तन कर दिया जाए, ऐसे कानून बना दिए जाए। इसका लाभ ये हुआ कि भाई जो है न्यायपालिका ने स्वतंत्रता पूर्वक 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ, तो उसके बाद स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय करना आरंभ किया, क्योंकि ना उनके वेतन भत्ते घटाई नहीं जा सकते, डर कहेगा ना वेतन कम होना ना भत्ते कम, और रिमूवल ऑफ द पोस्ट, न्यायाधीश की पोस्ट से रिमूवल भी करना है ना, उसके लिए भी महाभियोग चलेगा, न्यायाधीश को हटाने के लिए पार्लियामेंट में महाभियोग ला करके उनको इस तरीके से इनके कार्य को सुरक्षित किया गया है। And for those persons who are unable to understand in Hindi language, I want to tell that Article 1 to 5 salaries, etc. of judges. Article 1 to 5 2. Every judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave or
absent and pension as may from time to time be determined by under law and made by Parliament and until so determined such privileges, allowances, and the rights as are specified in the second schedule, provided that neither privileges nor allowances of judges nor his right in respect of leave of absence or pension shall be verified to his disadvantage after his appointment. Here, this article provided power to Parliament to make the law for the privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time. But it imposes restrictions that Parliament cannot make law for the disadvantage of privileges or allowances or rights in respect of leave after the appointment of the judges. It means Parliament has power to make the law for the judges, allowances, privileges, pensions, and right in respect of leave. But they cannot make the law against its facts, and they cannot verify to his disadvantage. It means पार्लियामेंट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह एक रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत उनके वेतन, उनकी पेंशन, उनके भत्ते और उनकी अनुपस्थिति की छुट्टियां आदि के संबंध में कानून बनाए, परंतु ऐसा कानून नहीं बना सकते जो निगेटिव हो, नकारात्मक। ये जो आर्टिकल 125 है वो यहीं पे समाप्त होता है। सिंपल सा आर्टिकल है। 125 के अंदर न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में निर्धारित किया गया है और यह शक्ति प्रदान की गई है कि जब तक पार्लियामेंट इनके वेतन के संबंध में कोई कानून नहीं बनाती है, कोई अधिनियम नहीं बनाती है, तब तक उनका वेतन सेकंड शेड्यूल के अनुसार प्रदान किया जाएगा। सिंपल सी बात। और जैसे ही वो बना देते हैं तो इसका लॉ उस हिसाब से होगा। 25(2) के अंदर में बात यह डिफाइन की गई है कि न्यायाधीशों के भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन, छुट्टी आदि का भी निर्धारण सेकंड शेड्यूल के अनुसार ही किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? जब तक कि पार्लियामेंट इनके संबंध में कोई विधि नहीं बनाती। परंतु पार्लियामेंट इनके संबंध में इन बिंदुओं पर जैसे कि पेंशन हो गया, छुट्टी हो गई, विशेषाधिकार हो गए और जो है क्या बोलते भत्ते हो गए, इनके संबंध में कोई कानून बनाती है।
ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि उनको नुकसान हो। नुकसान का मतलब अगर नुकसान बताए कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को प्रदान कर दी जाए तो क्या होगा? ये शब्द हटा दिया जाए, जो लास्ट वाला है पैरा, अगर इसको हटा दिया जाए तब हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसकी स्थिति कैसी होगी। तो इसको हटा देने के बाद तो फिर न्यायपालिका का विशेषाधिकार को उन्हें प्राप्त है, उसमें कटौती हो जाएगी, तो में कटौती हो सकती है, उनकी छुट्टियों में कटौती हो सकती है, उनकी पेंशन में कटौती हो सकती है। अगर इन कटौती की शक्ति जो है विधायिका को मिल गई तो फिर विधायिका से यह एक संभावना है कभी विधायिका ऐसी बन जाए जो जुडिशरी को अपने पसंद के निर्णय करने के लिए मजबूर करें, और जब जुडिशरी ऐसे अपनी पसंद के निर्णय करने से इनकार करे तो फिर उसका विशेषाधिकार कम कर दे, उसके भत्ते कम कर दे, उसकी पेंशन कम कर दे। अगर ऐसा करने की शक्ति उसे प्राप्त होती है तो फिर विधायिका अपनी उंगलियों पर न्यायपालिका को नचा सकती है। और अगर न्यायपालिका ऐसा होता है और ऐसा कानून में अगर ये पैरा नहीं होता है तो फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी कि फिर एक स्वतंत्र न्यायपालिका ना होकर के एक परतंत्र न्यायपालिका होगी, जो कि वह न्याय स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकती। और फिर न्याय नहीं मिलेगा, और जब न्याय नहीं मिलेगा तो ये संविधान में जो संविधान का उद्देश्य है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान प्रदान करना चाहता है। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है, भारत के संविधान में कठोर अर्थों में तो नहीं दिया गया, परंतु न्यायपालिका को न्याय करने के लिए और विधायिका को विधि बनाने के लिए और कार्यपालिका को विधियों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया, और उस दायित्वों को पूर्ण करने के लिए सेपरेशन किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल 125 में ये सेपरेट किया गया, अलग किया गया है, मर्ज नहीं किया गया है। इसको सेपरेट यानी न्यायपालिका को अलग रखने का प्रयास किया गया है, किसी भी दबाव में, किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार की न्यायाधीशों को आर्थिक दबाव, ताकि वह बिना दबाव के स्वतंत्रतापूर्वक न्याय कर सके। अब आवश्यकता क्या है, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो एक आर्टिकल 125(3) भी बनाने की आवश्यकता है। तो पार्लियामेंट है उसको न्यायाधीशों का वेतन भत्ते की सुरक्षा के साथ साथ उनको और भी सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। और उन सुरक्षाओं के साथ साथ जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने की आवश्यकता है। तो जैसे कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात कुछ क्षेत्रों में जाने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की आवश्यकता, ताकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग रखा जा सके।
कुछ क्षेत्रों से आशा ये है कि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द जज, उसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है? क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब तो यही है कि सेवा से निवृत्त, तो जब सेवा से निवृत्त हो जाए तो फिर जो है फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उचित है या नहीं, इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अन्य क्षेत्र विधायिका के क्षेत्र में, तो अगर ऐसा करते हैं तो सेवानिवृत्ति से पूर्व भी न्यायाधीशों के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना संभव बना रहेगा और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों का स्वतंत्र होना मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। इसलिए मैं ये बातें सद्भावनापूर्वक कह रहा हूँ और एक चिंतन के रूप में मेरा उद्देश्य नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का, जिससे ये भारत की न्यायपालिका और सुदृढ़ हो सके, न्यायाधीशों को और अच्छे अधिकार प्राप्त हो सके, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जुडिशरी के रूप में। तो यहीं पे हमारी बात समाप्त होती है। नमो होता है। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रोफेसर साहब। आपने आज बहुत ही रोचक तरीके से मित्रतापूर्ण जानकारी प्रदान की। आशा है कि इसका श्रोताओं को लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा एवं न्यायाधीशों की वेतन से संबंधित लोगों को इसकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अब इसी कार्यक्रम के आगे की कड़ी के रूप में आज के अध्यक्ष महोदय माननीय तजिंदर कुमार पठान साहब एडवोकेट साहब से अनुरोध है कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखने की कृपा करें। माननीय एडवोकेट तजिंदर पठान साहब। सभी सम्मानित साथियों को नमो बुधाई, जय भीम जी। सभी बंधुओं का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं और हमारे प्रोफेसर मिस्टर दीवान जी जो कि अपना समय निकालकर, जरूरी समय निकालकर सभी का मार्गदर्शन करते हैं और संविधान वाचन के माध्यम से सभी को जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं ताकि हमारे साथी संविधान के साथ जुड़ सकें और अपने तौर पर अपना न्याय प्राप्त कर सकें। तो मैं काफ़ी देर बाद आज फंक्शन में शामिल हुआ हूं, तो मैं मैडम शशि जी का भी पुण्य अनुमोदन करता हूं, हमारे संचालक महोदय का भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संस्थापक महोदय जी से मैं इनको भी नमन करता हूं। तो साथियों, जो हमारा जो संविधान वाचन का कार्यक्रम है काफ़ी समय से ही हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से चल रहा है। तो इसमें प्रोफेसर दीवान साहब जो कि निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, हमारा इनको तहे दिल से धन्यवाद। तो ऐसे ही हम आशा करते हैं कि वो सेवाएं देते रहेंगे और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो संविधान के माध्यम से ही हम लोग अपने आप के पैरों पर खड़े हो सकते हैं ताकि हम कानून के बारे में जानकारी ले सकें। तो मैं फिर एक बार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जुड़े हुए साथियों को जय भीम नमो बुधाई के साथ आज के कार्यक्रम को संचालक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलें।
साधु साधु साधु। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद।